Hello students, welcome back to the channel. So as you know, we were studying about endocrine system. तो जितने भी endocrine system में organs आते हैं उस सबको हमने डिटेल में पढ़ा था कि वो कौन कौन से hormones बनाते हैं और उसका फंक्शन क्या है. तो आज हमारा लास्ट पार्ट है endocrine system का, तो इसमें हम जो अपने बचे हुए organs हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. So let's get started with the class. So टुडेज़ ऑब्जेक्टिव्स, आज की क्लास के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है थाइमस. आज हम थाइमस के बारे में पढ़ेंगे. देन विल रीड अबाउट पीनियल ग्लैंड, देन एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज. तो आज हम थोड़े से ज़्यादा ग्लैंड्स कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. लेकिन इससे पहले वाली जो वीडियोस में आपने जो दूसरे ग्लैंड्स देखे हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू देम. तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले की जो वीडियोस लिंक की गई हैं आप उनको जाकर देख सकते हैं. तो वन बाय वन अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद थाइमस. तो जो हमारा आज का पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थाइमस. नाउ यू कैन सी कि यहाँ दो लंग्स हैं, ठीक है. दिस इज़ द राइट लंग एंड दिस इज़ द लेफ्ट लंग, और ये जो चीज़ प्रेजेंट है दोनों लंग्स के बीच में. सो यू ऑल नो कि दो लंग्स के जो बीच का स्पेस है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टाइनम. तो आपके सुपीरियर मीडियास्टाइनम में जो एक ग्लैंड पड़ा है ये ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं थाइमस, राइट. तो अगर थाइमस का लोकेशन आपसे पूछा जाए तो इट इज़ सिचुएटेड इन द सुपीरियर मीडियास्टाइनम. नाउ व्हाट डज इट डू? थाइमस का काम क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो इफ़ यू रिकॉल, जब आपने ब्लड पढ़ा था, ब्लड में भी स्पेसिफिकली WBCs की अब जब हम बात करते हैं तो हम उसमें ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में देखते हैं. नाउ इन ए ग्रैनुलोसाइट्स यू हैव मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स में भी पर्टिकुलरली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सारा जो भी हिमेटोपोइसिस वाला काम है वो बोन मैरो में हो रहा है. लेकिन वहाँ आपने एक एक्सेप्शन देखा था कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनते तो बोन मैरो में हैं लेकिन मेच्योर होते हैं थाइमस में. तो यही वो थाइमस है. तो अगर ये टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है तो इट मीन्स इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, राइट. लेकिन इसको ग्लैंड में क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कोई हार्मोन बनाएगा जिसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होंगे. नाउ द थाइमस इज कम्पोज्ड ऑफ टू आइडेंटिकल लोब्स. तो जैसे थायराइड के दो लोब्स थे वैसे ही थाइमस के भी दो लोब्स होते हैं, आप डायग्राम में देख चुके हैं. एनाटॉमिकली इन द एंटीरियर सुपीरियर मीडियास्टाइनम. तो मीडियास्टाइनम दो लंग्स के बीच की स्पेस को बोलते हैं, और सुपीरियर का मतलब जो मीडियास्टाइनम है वो भी सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर होता है. तो मिडल में आपका हार्ट होता है, तो मिडल से जो ऊपर, हार्ट के ऊपर वाली जो जगह है वहाँ पर ये थाइमस प्रेजेंट होता है. Now what happens is it is present in front of the heart and behind the sternum. तो आपकी जो चेस्ट पे जो आगे की तरफ जो बोन होती है, फ्लैट बोन, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं. तो स्टर्नम के पीछे और हार्ट के आगे सुपीरियर मीडियास्टाइनम में जो थाइमस है विच इज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर, वो वहाँ प्लेस्ड होता है. So each lobe of thymus can be divided into a central medulla and a cortex. तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं. अभी आप जैसे आपने किडनी में पढ़ा था या अभी आप आगे एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ोगे तो यू हैव मेडुला और कॉर्टेक्स. तो आपको सबको पता है कि जो भी बाहर वाली लेयर होगी उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे और जो भी अंदर वाली लेयर होगी उसको हम मेडुला बोलेंगे. तो लाइक वाइज थाइमस में भी आउटर लेयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर इज कॉल्ड मेडुला. The thymus is the largest and the most active during the neonatal and pre-adolescent period. This is very important. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है, चाहे वो ब्लड यूनिट की फॉर्म में आ जाए या वो एंडोक्राइन में से आ जाए, कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऐसा ग्लैंड है जो नियोनेटल लाइफ में, यानी कि जब आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं या एडोलेसेंट एज में होते हैं, तब इसका साइज़ बड़ा होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये क्या करता है, रिग्रेस कर जाता है, इसका साइज़ छोटा हो जाता है. ठीक है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो हिमेटोपोइसिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो दैट्स वाई इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, और जैसे आप एडल्ट फॉर्म में पहुँचते हैं तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है. तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इकलौता ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका साइज बाद में जाकर जैसे जैसे आप बड़े होंगे छोटा हो जाएगा. तो वो कौन सा ग्लैंड है? इट इज़ थाइमस. नाउ थाइमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, थ्रोन का मतलब सिंहासन जिसे हम बोलते हैं. तो एज थाइमस
पूरी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से सिर्फ एक थाइमस ही है जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। और अगर थाइमस नहीं है इन केस, तो लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, बनेंगे तो सही लेकिन मेच्योर नहीं हो पाएंगे। तो अगर लिम्फोसाइट्स मेच्योर ही नहीं होंगे तो हाउ वुड दे आइडेंटिफाई, कैसे वो पैथोजन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको किल करेंगे। तो दैट इज़ वाई इम्यूनिटी में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। नाउ द थाइमस ग्लैंड, तो जो अब इसको हम एंडोक्राइन में क्यों पढ़ रहे हैं, वरना तो इसे हम ब्लड में भी पढ़ सकते थे। तो एंडोक्राइन में पढ़ने की वजह इसकी ये है कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। तो ये थाइमोसिन भी सिक्रीट करता है और थाइमिन भी सिक्रीट करता है। तो थाइमिन का दूसरा नाम है थाइमोपोएटिन। तो किसी भी वर्ड के आगे अगर ये लग जाता है पोएटिन, अगर सफिक्स लगता है पोएटिन, तो पोएटिन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो थाइमोपोएटिन का मतलब जो थाइमोसिन को बनने में हेल्प करे। तो थाइमिन एक ऐसा हार्मोन है जो थाइमोसिन के बनने में हेल्प करता है, और थाइमोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। सो यू हैव टू नोटिस कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन, तो आपको ऑप्शन में बोन मैरो भी मिलेगा और थाइमस भी मिलेगा। लेकिन अगर फॉर्म्ड पूछा गया है, बनते कहाँ हैं, तो यू विल मार्क बोन मैरो। लेकिन अगर मेच्योर्ड पूछा गया है, मैच्योरेशन के बारे में पूछा गया है, तो यू विल मार्क थाइमस, राइट। सो यू कैन सी कि जब आप नियोनेटल, जब जो है बच्चा है प्री एडोलेसेंट एज में, थाइमस का साइज़ बड़ा है, और उसके बाद जब बड़े होते हैं लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं, हार्ट अपना साइज़ एक्वायर कर लेता है, ठीक है, और फंक्शन भी ऑलमोस्ट कर रहा है, ये कर चुका होता है, तो क्या होगा, थाइमस जो है वो साइज़ में रिग्रेस कर जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर 2 पॉइंट्स, ये साइज़ वाला पॉइंट, प्लस यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस हार्मोन कि थाइमोसिन विच हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, पर्टिकुलरली टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स का नाम ही इसीलिए टी लिम्फोसाइट्स है क्योंकि टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, राइट, तो उसका नाम इसी वजह से पड़ा है। नाउ व्हाट हैपन्स कि सारे ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। यू ऑल नो, अभी हम बोल ही रहे हैं कि सारे ही ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, और मेच्योरेशन भी उनका वहीं होता है एक्सेप्ट टी लिम्फोसाइट्स विच आर मेच्योर्ड इन थाइमस। So T lymphocyte goes to the thymus gland and it secretes thymosin and thymosin hormone। और ये जो हार्मोन है ना, ये क्या करेंगे, ये उनको ट्रेन करेंगे, सारे टी लिम्फोसाइट्स चाहेंगे, ये हार्मोन्स उनको ट्रेन करेंगे कि इम्यूनिटी के लिए कैसे लड़ना है। तो उनमें से कुछ हार्मोन जो सीख जाएंगे, ठीक है, जैसे आप कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो जो सीख जाते हैं उसको फिर ब्लड में डाल दिया जाता है, जो नहीं सीखते हैं उनको फिर वहीं छोड़ दिया जाता है। सो व्हाट हैपन्स इज कि बोन मैरो में स्टेम सेल था, अगर हम पर्टिकुलर लिम्फोसाइट की बात करें तो स्टेम सेल्स बी में भी कन्वर्ट हुआ और टी में भी कन्वर्ट हुआ। तो जो बी वाला है प्री बी सेल, वो बी सेल बना ब्लड वेसल के मतलब आपके बोन मैरो के अंदर ही, और जो टी सेल है वो थाइमस में चला गया ब्लड के थ्रू और थाइमस में मेच्योर हुआ। अब उसको जब अभी हम बोल रहे हैं ना कि उसको ट्रेन किया, वो ट्रेन क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स लगाए जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स पे। तो अगर ये एंटीजन को, तो टी लिम्फोसाइट ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो हर एक टी एंटीजन को अपना अपना एक अलग एंटीजन बाइंडिंग साइट दिया जाता है, ताकि कोई भी एंटीजन अगर बाहर से आए आपको अटैक करने के लिए, आपकी बॉडी को अटैक करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी है, तो क्या करेगा, फटाफट टी सेल वहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पर्टिकुलरली ट्रेन ही उसी चीज़ के लिए किया गया है, उसी एंटीजन के लिए किया गया है। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ थाइमस। नाउ अब उसको एक ओवरव्यू देख लीजिए कि अगर हम पॉइंट वाइज अगर हम बोलना चाहें तो हेल्पिंग द बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है थाइमस, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, तो इसका मतलब ये बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट, उसको एक क्षमता दे रहा है बचाने की खुद के अगेंस्ट भी। नाउ व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं कि क्या होता है, कई बारी खुद की जो अंदर की हमारी कोई भी चीज़ है उसको क्या करता है, बॉडी मिस्टेक कर लेता है कि वो हमें ही ख़राब करेगी, कोई भी ऑर्गन का सेल हो सकता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, तो वो खुद को ही, खुद के अगेंस्ट ही अंदर अपने आप की ही किसी चीज़ को एंटीजन समझ के एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगा और वो उस ऑर्गन को ख़राब करने लग जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो थाइमस क्या करेगा, वो ध्यान में रखेगा कि मुझे किसी भी टी सेल को ऐसा ट्रेन नहीं करना है कि वो क्या करे, वो अपने ही सेल को डैमेज कर ले, तो ऑटो इम्यूनिटी वाली डिसऑर्डर से भी प्रोवाइड कराएगा, एज वेल एज बाहर वाले जो पैथोजेंस हैं उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। नाउ द थाइमस प्लेज अ वाइटल रोल इन द लिम्फेटिक सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम।
तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम में क्यों माना गया है, क्योंकि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सर्टेन थ्रेट्स, यानी कि थ्रेट्स का यहाँ मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो उनसे इन्फेक्शंस हो रहा है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, और उनसे होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचा के रखता है। तो ऑल इन वन, एक लाइन में बोले तो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एज इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कैसे हेल्पफुल हुआ, बिकॉज इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड इतना ही था, बस इसका एक फंक्शन याद करना है और एक ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही बड़े होते हैं तो इट गेट रिग्रेस इन साइज। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू पीनियल ग्लैंड। तो हम पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की थी तो पीनियल ग्लैंड को हमने ब्रेन के टाइम पे स्टडी किया था विद हाइपोथैलेमस एंड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। सो व्हाट हैपेंस इज कि पीनियल ग्लैंड अब कहाँ लोकेटेड है। तो पीनियल ग्लैंड बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है। इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो जो हमारा ब्रेन है उसमें सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम जो है वो दो हेमिस्फीयर, आधे आधे सर्कल के फॉर्म में होता है। तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इस तरीके से अगर जुड़े हुए हैं तो इन दोनों के बीच में नीचे की तरफ जो ग्लैंड प्रेजेंट है बहुत छोटू सा, वो है आपका पीनियल ग्लैंड। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, राइट। मतलब आप उसको नोटिस भी नहीं कर पा रहे हो, ये उसका जो है एनलार्ज व्यू है, ये इस तरीके से काटा हुआ है। तो ये आपको अभी एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसके ऊपर आकर इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो छोटा सा ग्लैंड है इसको बोलते हैं हम पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड का एकमात्र हार्मोन जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज मेलाटोनिन। नाउ यू नीड नॉट टू कंफ्यूज बिटवीन मेलाटोनिन एंड मेलानिन। सुनने में सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। नाउ मेलेटोनिन क्या है, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है, एक ऐसा हार्मोन है। एंड व्हाट इज मेलानिन, मेलानिन एक पिगमेंट है जो आपको स्किन में मिलता है। तो अगर मेलानिन पिगमेंट आपको स्किन में मिल रहा है, इसका मतलब जो आपकी स्किन का कलरेशन है, जैसे इंडियंस डार्क स्किन है या जो फॉरेन कंट्रीज़ में है वो लाइट स्किन है। वो लाइट स्किन क्यों है, केराटिन जो आपका ये मेलानिन है, मेलानिन की कमी की वजह से। और ब्राउन स्किन, हम लोग डार्क स्किन क्यों है, क्योंकि हम में जो है मेलानिन का पिगमेंट ज़्यादा है। वैसे मेलानिन अच्छी चीज़ है क्योंकि ये आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ जब भी मेलानिन की बात करेंगे तब हम स्किन की बात करेंगे, और जब भी हम पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम मेलाटोनिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब मेलाटोनिन का स्किन से कोई लेना देना नहीं है, यूवी रे से कोई लेना देना नहीं है। मेलेटोनिन डिसाइड द स्लीप साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम जो मेलेटोनिन का है वो है स्लीप वेक साइकिल। ना आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, अगर आप रोज़ ही उसी टाइम पे सोएंगे और उठेंगे तो कुछ टाइम बाद आपके क्या होगा, खुद ही उसी टाइम पे जाग खुलना शुरू हो जाएगी। आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे खुद ब खुद उठ जाओगे, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम का मतलब है एक ही चीज़ जब रेपिटेडली होती है तो उसको हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम। तो जो आपका स्लीप वेक साइकिल है उसको मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है वो है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन बनता कहाँ है, पीनियल ग्लैंड में। नाउ सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन इज कंट्रोल्ड बाय डे लाइट, ठीक है। तो डे लाइट में नींद नहीं आती है ना, तो इसीलिए मेलेटोनिन का सिक्रीशन जो है वो डे लाइट में कम निकलता है, और नाइट में क्या होगा, जब डे लाइट कम हो जाएगी तब वो इजीली निकलेगा, और इस तरीके से आपका स्लीप वेक साइकिल है वो मेंटेन हो जाएगा। नंबर 2 जो इसका फंक्शन है वो ये है कि जो आपकी आईज़ है उसमें जो रेटिना से लेकर ब्रेन तक का जाने का जो इम्पल्सेस जाती हैं, इमेज तो बन गई आई में, उसके बाद जितना भी ब्रेन तक उसका जाना है सिग्नल वो कहाँ से होकर जाता है, वो पीनियल ग्लैंड से होकर जाता है। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि पीनियल ग्लैंड एक ही हार्मोन सिक्रीट करती है विच इज़ मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन का फंक्शन है टू डिसाइड द स्लीप वेक साइकिल और टू मेंटेन द सर्काडियन रिदम। बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में बस इतना ही पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड, थोड़ा सा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है सब में से। नाउ एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल, रीनल वर्ड का मतलब होता है किडनी और एड का मतलब है एडजॉइनिंग। तो ऐसी ग्लैंड जो किडनी के पास पाई जाती है, और सुप्रा का मतलब होता है किडनी के ऊपर या किडनी के अपर पोल पे जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसको बोला गया है एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड। पहले टर्म यूज़ करते थे सुप्रारीनल ग्लैंड, बट अब यूज़ करते हैं एड्रीनल ग्लैंड।
तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये दोनों जो है यू हैव अ पेयर ऑफ किडनीज और दोनों किडनीज के अपर पोल पे एक ट्रायंगुलर शेप, इधर तो ट्रायंगुलर शेप है, इधर थोड़ी सी फ्लैटेंड है, तो दो ग्लैंड्स आपको मिलती हैं, वो है एड्रीनल ग्लैंड. इट मीन्स यू हैव अ पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, वन ऑन लेफ्ट साइड एंड वन ऑन राइट साइड. Now what happens is कि adrenal glands जो है वो दो glands है which sits on the top of the kidneys, बिल्कुल किडनी के ऊपर इस तरीके से बैठी हुई होती हैं और इनके दो पार्ट्स होते हैं. तो आपको पता ही है जैसे थाइमस में आपने पढ़ा था, तो इसमें भी कॉर्टेक्स है और मेडुला है, लेकिन इसका कॉर्टेक्स मेडुला अलग अलग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स अपने अलग हार्मोन्स बनाएगा, अलग चीज़ें सिंथेसाइज करेगा, और जो मेडुला है वो डिफरेंट थिंग्स जो है वो सिंथेसाइज करेगा. सो आउटर लेयर इज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर इज एड्रीनल मेडुला. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स. और ये ग्लैंड्स क्या है, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम की ट्रायंगल शेप के होते हैं और 1.5 इंचेस इन हाइट एंड 3 इंचेस इन लेंथ. नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा गया है, एज सच क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन आएगा कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन बनाता है, मेडुला कौन सा हार्मोन बनाता है, दूसरा नाम क्या है. ठीक है, इन्हीं तीन जो जो चीज़ों से क्वेश्चन आता है उनको पहले ही हाईलाइट कर दिया गया है. Now we'll move further with suprarenal glands. अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. Now this flow chart is very very important. Adrenal gland में question point of view से ये flow chart तो रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए. So what happens is कि adrenal gland को हमने दो layers में divide किया. Outer layer is cortex and inner layer is medulla. Now one by one we'll study about their hormones. So what happens is कि जो आपका outer cortex है ना, उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, तीन layers में बांटा गया है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब कॉर्टेक्स में भी बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं. सो द आउटर वन इज जोना ग्लोमेरुलोसा, देन द जोन इज जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस. तो ये नाम एक बार सुनने में थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट जब आप यूज टू हो जाएंगे देन इट वुड बी वेरी इजी. सो यू हैव थ्री लेयर्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड देन जोना रेटिकुलरिस. तो अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये तीनों जो एक एक चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हैं वो क्या है. सो ग्लोमेरुलोसा जो है इट फॉर्म्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जो फेसिकुलेटा है इट फॉर्म्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो रेटिकुलरिस है इट फॉर्म्स सेक्स हार्मोन्स और एंड्रोजन्स. ठीक है, एंड्रोजन्स. तो अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूँ तो आपकी बॉडी में जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का मतलब जिनका स्ट्रक्चर स्टेरॉइड से, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर स्टेरॉइड से मिलता जुलता है, वो जो हार्मोन्स है दे आर फॉर्म्ड इन कॉर्टेक्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिंथेसाइज करता है, फेसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसाइज करता है, और जो रेटिकुलरिस है वो आपके एंड्रोजन्स या आपके सेक्स हार्मोन्स है उनको सिंथेसाइज करता है. तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में मिल जाएगा ये किसी ना किसी फॉर्म में कि कौन सी लेयर क्या फॉर्म करती है या कॉर्टेक्स से इनमें से कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज मेडुला. तो मेडुला में क्या हो रहा है, इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि जो बाहर वाला लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में यू हैव थ्री थिंग्स, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस. तो जैसे ही रेटिकुलरिस खत्म होता है मेडुला शुरू हो जाता है. तो मेडुला से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और दूसरा नाम क्या है इनका, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन. तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन तो बहुत डिटेल में इनके एक्शंस के बारे में हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम जब हमने पढ़ा था एएनएस में, तब हमने इनके एक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइट. नाउ विल सी कि थोड़े थोड़े इनके क्या है, इनमें क्या एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं और बेसिकली आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए. सो टॉकिंग अबाउट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कौन बनाता है, जोना ग्लोमेरुलोसा. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. तो मिनरेलो मतलब ये मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, तो स्पेशली सोडियम और पोटेशियम. ठीक है, सोडियम और पोटेशियम. तो जब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहाँ एल्डोस्टेरॉन की बात की थी. तो एल्डोस्टेरॉन इज़ वन ऑफ द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. तो उसके जितने भी एक्शंस हैं वो इसके में आ जाएंगे. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एल्डोस्टेरॉन और 11-डीऑक्सी-कॉर्टिकोस्टेरॉन. सो यू हैव टू रिमेंबर एल्डोस्टेरॉन के बारे में पता होना चाहिए, ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम से उठा लें चाहे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाले पार्ट से उठा लें, तो एल्डोस्टेरॉन वहाँ आपको पता होना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इन एल्डोस्टेरॉन, यू कैन आस्क कि कितनी बार वो क्वेश्चंस में पूछा भी हुआ है. दिस हैज़ बीन मार्क, जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा हुआ है, इसी वजह से किया हुआ है. नाउ इट इज़ अ वेरी
एसेंशियल फॉर लाइफ एंड यूजुअली कॉल्ड एज लाइफ सेविंग हार्मोन। तो एल्डोस्टेरॉन है उसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्या करता है, ट्यूब्यूल्स में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है या सोडियम रिटेंशन है उसको प्रमोट करता है। सो इसका क्या काम होता है, डायूरेटिक हार्मोन वाला। तो इफ़ यू रिमेंबर पिट्यूटरी, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी था जिसमें एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हमने बात की थी, तो वही जो उनका जो फंक्शन होता है, जो एडीएच का फंक्शन होता है, वो है एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो नहीं जाने दे रहा था। ठीक है, डायूरेसिस को नहीं होने दे रहा था, वो बॉडी में रोक के रख रहा था जितना भी आपका फ्लूइड है। तो जब भी फ्लूइड लॉस की स्थिति में क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करता है और एनी हाउ वो बैलेंस कर लेता है। तो एल्डोस्टेरॉन में भी क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी में ऐसा होगा कि कभी फ्लूइड लॉस हो रहा है या बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है सोडियम को रोक के रखना। तो यू ऑल नो सोडियम है तो वाटर तो आएगा ही आएगा। सोडियम रिटेंशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वाटर रिटेंशन। तो अगर सोडियम को आपने बॉडी के अंदर रोक लिया, एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया, ट्यूब्यूल्स में जाकर, जो हमारी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स थी वहाँ जाकर अगर सोडियम को अपनी बॉडी में रोक लिया, तो यानी कि वाटर का रिटेंशन तो इनडायरेक्टली हो ही जाना है, और जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, जो फ्लूइड लॉस हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लाइफ सेविंग हार्मोन। तो जब भी कभी बीपी कम हो रहा होता है तो आपने ऑफन देखा हो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो हम बात करते हैं, रास सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो भी एल्डोस्टेरॉन का नाम आता है ना रास सिस्टम में। तो वही है एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन तो आपको पता है, बट यू हैव टू रिमेंबर इसकी एल्डोस्टेरॉन इज अ टाइप ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब एक तो ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो मैंने बोला था कि ये पोटेशियम पे भी काम करता है। तो ये पोटेशियम का क्या करेगा, पोटेशियम का ये एक्सक्रीशन करा जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम को एक्सक्रीट कराएगा, सोडियम को रिटेन कराएगा। तो दोनों का ऑपोजिट एक्शन है, पोटेशियम को बॉडी से बाहर भेजेगा और सोडियम को बॉडी में रखने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ हाउ एल्डोस्टेरॉन वर्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन पता होना चाहिए। सोडियम रिटेंशन, पोटेशियम एक्सक्रीशन, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन बना रहा है, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूको वर्ड है तो ग्लूकोज के लिए ही होगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म देखेंगे। द वर्ड दिस कॉर्टिकॉइड्स जिनके पीछे है ना, वो स्टेरॉइड जैसे हैं, इनका केमिस्ट्री स्टेरॉइड जैसा है, इसी वजह से ये नाम है। सो व्हाट हैपेंस इज कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से जो ग्लाइकोजन है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जो लिपिड है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रोटीन है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वेन एवर द बॉडी इज़ डाउन ऑन एनर्जी, जब भी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स कम हैं, फास्टिंग पे हो, ठीक है, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है या कुछ ऐसी कंडीशंस है नहीं खा पा रहे हो, तो क्या होगा, एनर्जी लेवल तो डाउन होने लग जाएगा। एंड यू ऑल नो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ ग्लूकोज पे ही जिंदा रहते हैं। तो वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन इज ब्रेन। तो अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो वो ब्रेन डेड हो जाएगा। सो व्हाट हैपन्स, उस समय क्या करते हैं, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होनी शुरू होती है। तो ये हर चीज़ को, बॉडी में जो भी चीज़ है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। सिर्फ ये नहीं, और भी हैं, लिवर हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट नहीं तो ना सही, तो जो भी चीज़ है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर कर एक सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को हैंडल करना है ना। ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है, मेन तो यही काम है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। इसके अलावा क्या करेंगे, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपका जो किडनी है, आपके हार्ट और किडनी को मेंटेन करके रखेंगे कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करें। बट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाउ नेक्स्ट इज एड्रीनल मेडुला। तो एंड्रोजन्स जो है ना, एंड्रोजन्स का इतना डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम जब टेस्टिस और ओवरीज का अलग से पढ़ेंगे इसके इफेक्ट के अंदर, वहाँ हम देखेंगे। सो व्हाट हैपन्स अबाउट एड्रीनल मेडुला, तो जो इनर पार्ट है उसको मेडुला बोला गया है, एड्रीनल मेडुला। तो वो दो तरीके के हार्मोन निकालता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अगर आप उसको एड्रीनल मेडुला के हिसाब से पढ़ें तो एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है नॉर एड्रीनलिन। तो आप सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक सिस्टम को याद करो, सिंपैथेटिक सिस्टम कौन सा था आपका, फाइट फ्लाइट फ्राइट, ठीक है। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, चाहे आप जैसे कि अगर आपके चल रहे हो, पीछे कुत्ता बढ़ गया, ठीक है, या फिर क्या हुआ, आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, तो वो समय जो भी इफ़ेक्ट्स है ना, तो जो भी रिलीज़ होता है उसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, उस समय हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, यानी कि एमरजेंसी में। तो एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो आप क्या मार्क करोगे, आप मार्क करोगे एड्रीनल ग्लैंड, और उन हार्मोन्स का नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और दूसरा नाम क्या है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। किसी भी नाम से आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमरजेंसी या स्ट्रेस, दोनों ही वर्ड आ जाए तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की बात हो रही है। तो दिस वाज अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के सेपरेट हार्मोन्स के बारे में आपने देख लिया। नाउ फंक्शन को एज अ होल हम देखेंगे। सो द एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला आप देख सकते हो वेराइटी ऑफ फंक्शन है। कॉर्टेक्स क्या फंक्शन कर रहा है, कहाँ तो सोडियम वाटर रिटेंशन है, राइट, कहाँ तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, कहाँ तो एंड्रोजन्स का बनना है, और मेडुला में कहाँ वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को। तो एक ही ऑर्गन का पार्ट होते हुए भी इनके फंक्शंस जो हैं दे आर टोटली डिफरेंट. So one of the main distinctions between them is that the hormones released by the adrenal cortex are necessary for life and those secreted by the adrenal medulla are not. So you can see कि आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, और जो आपके एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत बहुत ज़रूरी हैं आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए। तो दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ। लेकिन जो आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो एक्शन में कब आता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में। तो जितने भी आपके कॉर्टेक्स वाले कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, बहुत ज़रूरी है। वायरस जो मेडुला है वो इतने ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कमी उनकी चलेगी, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिकल हार्मोन्स, मेडुलरी हार्मोन्स जो है वो इतने ज़रूरी नहीं है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन की कॉर्टिकल हार्मोन्स और जो आपके मेडुलरी हार्मोन्स है उनके बीच का डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट आवर फोर्थ ग्लैंड इज पैंक्रियाज। ठीक है, तो पैंक्रियाज वर्ड आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में सुना होगा कि स्टमक के पास एक फ्लैट सा एक पार्ट पड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की डिटेल स्टडी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे, ठीक है, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल उसकी एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे। यहाँ हम सिर्फ उसको एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यू कैन सी कि ये लिवर है एंड दिस इज़ योर स्टमक, और ये जो येलो कलर का ये पार्ट है इस तरीके से कॉमा शेप पड़ा है, ठीक है, इस फ्लैट सा पार्ट, इसको बोला हुआ है पैंक्रियाज। तो एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से पैंक्रियाज का क्या काम है। नाउ द पैंक्रियाज इज अ फ्लैटेंड ऑर्गन लोकेटेड पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली टू द स्टमक। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ और स्टमक से थोड़ा सा नीचे की तरफ एक फ्लैटेंड पार्ट है जिसको बोला हुआ है पैंक्रियाज। नाउ टू योर वंडर, पैंक्रियाज जो है उसमें दोनों चीज़ें हैं, इट इज़ अ एक्सोक्राइन पार्ट ऑल्सो और एंडोक्राइन पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो एंडोक्राइन जब हम पढ़ेंगे ना तो एंडोक्राइन मतलब अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या है, एंडोक्राइन में तो डक्ट नहीं है, एक्सोक्राइन में डक्ट है। लेकिन जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट पैंक्रियाज, यू विल सी कि वहाँ एक पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो उसका क्या मतलब है, अभी तो कह रहे हैं कि डक्ट नहीं है तभी तो एंडोक्राइन में पढ़ रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स इज कि इसका कुछ सेल्स जो हैं, कुछ हिस्सा जो है वो एंडोक्राइन का काम करता है और कुछ हिस्सा जो है वो एक्सोक्राइन का काम करता है। तो पैंक्रियाज का जो भी एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, यानी कि जो भी एंजाइम सिक्रीट करना वो वाला जो पार्ट है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, और जो उसका एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हिस्टोलॉजिकल यानी कि अगर हम इसकी सेक्शनिंग करके इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हिस्टोलॉजिकली आपको इसका एंडोक्राइन पार्ट दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगा, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स दिखेंगे ना, कुछ गुच्छे दिखेंगे सेल्स के स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसको हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो कुछ तो आपको आइलेट्स दिखेंगी, ठीक है, और कुछ आपको एसिनार सेल्स दिखेंगी। तो जो एसिनार सेल्स हैं ये सब हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तब दिखती हैं, ऐसे नहीं दिखती हैं। तो जो ये एसिनार सेल्स वाला पार्ट है वो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, वो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है। जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स वाला पार्ट है वो इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए कि इंसुलिन है या ग्लूकागन है या सोमैटोस्टैटिन या कुछ भी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ये
कहाँ से बनती हैं, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से। और अगर ऑप्शन में आपके पैंक्रियाटिक आइलेट भी लिखा हुआ है और पैंक्रियाटिक सेल भी लिखा हुआ है तो और पैंक्रियाज इस तरीके से, तो स्पेसिफिकली यू विल मार्क पैंक्रियाटिक आइलेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसको हम आइलेट ऑफ पैंक्रियास या पैंक्रियाटिक आइलेट बोलते हैं, ठीक है, इजलेट नहीं है, आइलेट है। तो लैंगरहैंस आइलेट ऑफ, दूसरा नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये नाम ध्यान में रखो कि पैंक्रियाटिक आइलेट, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये वाला जो पार्ट है वो ही आपका एंडोक्राइन जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है। नाउ जो आपका लैंगरहैंस है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, इन दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन पे इतने नहीं आते हैं। Now what does alpha cell secrete? Sorry, the spelling E है। Now what does alpha cell secrete? Alpha cell secretes glucagon and beta cell secrete insulin। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि इंसुलिन और जो ग्लूकागन है इनकी आपस में बनती नहीं है, एंटागोनिस्ट हार्मोन है, यानी कि इनके जो फंक्शंस हैं, इनके जो एक्शन हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउ हाउ टू रिमेंबर, अल्फा सेल्स में ग्लूकागन रिलीज करता है, तो ग्लू वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ठीक है। और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को घटाएगा। तो जो आप पढ़ते हैं, आपने डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन के टाइम, लेकिन जब आप डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ते हैं तो वो इसकी वजह से होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। तो ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता है, पेशेंट बाहर से क्या लेता है, इंसुलिन लेता है ना, तो वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज के वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन की कमी आ जाती है। और इंसुलिन की कमी आने की वजह से क्या है, ग्लूकागन तो अपने लेवल पे ही है, नॉर्मल ही है, लेकिन उसको काटने वाला हार्मोन ना होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही चला जाता है। सो दैट इज़ वाई, तो जब भी आप डायबिटीज़ को पढ़ोगे, डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यू शुड नो कि इंसिपिडस जो था वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से था, ठीक है, उसकी कमी की वजह से था। और जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो बीटा सेल्स के डीजनरेशन की वजह से, या कोई भी डिजीज़ जो है जो बीटा सेल्स को ख़राब कर रही है उसकी वजह से है। तो अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागन रिलीज़ कर रहा है, बीटा सेल्स है जो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है। तो ये मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। तो डेल्टा सेल्स जो है वो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है, जो पीपी सेल्स है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है। सो दीज टू होल्ड नो इम्पॉर्टेंस, एज सच क्वेश्चन नहीं आता, नाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दो के अलावा भी 2 तरीके के और सेल्स हैं। Now we'll read about अल्फा और बीटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सो व्हाट हैपन्स इज कि जो ग्लूकागन है इट इज सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स, सबसे नंबर 1 याद रखने वाली चीज़। इसके कॉन्ट्ररी जो इंसुलिन है इट इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स, दोनों ही क्वेश्चन में आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्लूकागन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, और इंसुलिन का काम क्या है, इट इज़ अ एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ नहीं होने देता, जब इंसुलिन की कमी होती है तो वो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है एंटी डायबिटिक हार्मोन, और ये क्या करेगा, इट प्रमोट्स द अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब ये बॉडी को दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन में लगाए रखेगा ताकि ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज हो जाए, जो ज़्यादा हो रहा है वो यूटिलाइज हो जाए और नॉर्मल हो जाए। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा ब्लड में। सो ग्लूकागन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स और लिपिड्स। सो जैसे आपने अभी पीछे देखा था एड्रीनल ग्लैंड के टाइम में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम कर रहे थे वही काम ग्लूकागन कर रहा था। अल्टीमेटली ये क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को बढ़ा रहे थे, और इसका उल्टा है इंसुलिन। तो इंसुलिन का दूसरा नाम है एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो ग्लूकागन होता क्या है, इंसुलिन होता क्या है, कौन से पर्टिकुलर अल्फा सेल से है, कौन सा बीटा सेल से है, और ये दोनों ही कहाँ से है, पैंक्रियाज से, और पैंक्रियाज में भी स्पेसिफिकली बात करें हम तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से। तो यही है जो 3-4 क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। नाउ टॉकिंग अबाउट सोमैटोस्टैटिन, तो सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल बनाता है। तो ये क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन एक चेक पॉइंट का काम करता है कि इंसुलिन भी ज़्यादा ना हो जाए और ग्लूकागन भी ज़्यादा ना हो जाए। तो जब भी अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये उस हार्मोन को जाकर इनहिबिट करना शुरू कर देगा। तो जो सोमैटोस्टैटिन है इट कंट्रोल्स इंसुलिन सिक्रीशन एंड ग्लूकागन सिक्रीशन मेनली, ठीक है। बट ये एज अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इंपॉर्टेंट।
नाउ जो हमारे लास्ट के दो, अभी हमने जो एंड्रोजन्स की बात की थी, तो यू नो मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज है। तो ये दोनों जो हार्मोन्स बनाते हैं, आपको एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नेम्स पता होना चाहिए। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इन हार्मोन के एक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि टेस्टिस वर्ड है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। सो यू ऑल नो कि टेस्टिस तो है, इट इज़ अ पेयर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बार पढ़ा हुआ है इसको। स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्क्रोटम में आउटसाइड द मेल बॉडी वहाँ प्रेजेंट होता है और शेप क्या है? ओवल। तो ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन अराइज यहाँ से एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा हार्मोन है, तो विच हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो यू रिमेम्बर, अब एक क्वेश्चन ये है कि जैसे टेस्टोस्टेरोन है तो क्या ऐसा है कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हार्मोन्स तो दोनों में ही होते हैं, मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है ज़्यादा कौन सा है। तो मेल में क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होगा। नाउ व्हाट डज टेस्टोस्टेरोन डज टू अ मेल? मेल में जब प्यूबर्टी एज अटेन करते हैं तो उनके जो फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज होते हैं ना, ब्रॉड हो जाते हैं, जो मुस्टैक आती है वो सब, लिबिडो, मसल स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी, तो उन सब को लेने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय टेस्टिस और टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जितने भी ये प्यूबर्टी वाले जितने भी मेल में जो भी फीचर्स आने हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आने हैं। और जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं टेस्टिस की, वो काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स में मेल में आप पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन के कमी की वजह से होते हैं, राइट। तो इसी का कॉन्ट्रेरी अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में आ जाती हैं ओवरीज। जैसे मेल में टेस्टिस है वैसे फीमेल में ओवरीज है। तो दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू कैन सी ये जो वाइट कलर थोड़ा लाइट पिंकिश कलर का है, जो इस तरीके से फिम्ब्रिए के साथ अटैच है। फिम्ब्रिए वर्ड नहीं समझ आ रहा होगा तो ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। तो ये जो ओवरी है जो इस फिम्ब्रिए के साथ अटैच है उसको बोला वो है ओवरी, ठीक है। तो ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ये भी ओवल शेप होती है, लेकिन ये क्या, ये बॉडी के बाहर नहीं है, ये फीमेल बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। इसका रीज़न हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ओवरीज आर अटैच टू द फिम्ब्रिए। नाउ इसमें, अब इसमें भी हार्मोन्स, तो उसमें तो था टेस्टोस्टेरोन, इसमें आपको दो हार्मोन्स पढ़ने हैं। नंबर 1 इज प्रोजेस्टेरॉन एंड नंबर 2 इज एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो जब आप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो ये नाम बहुत आएगा, इनका फंक्शन भी वहाँ आएगा। तो राइट नाउ आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन्स हैं और जो टेस्टोस्टेरॉन है वो मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो टेस्टिस रिलीज़ करती हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओवरीज रिलीज़ करती हैं। इनको बनने में हेल्प कौन करता है? जो आपके एंड्रोजन्स से। द ओवरीज मेंटेन द हेल्थ ऑफ द, जैसे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करी थी, तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करेंगे। और अगर कोई डिजीज़ होती है, चाहे वो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, कोई भी सिस्ट है ओवरी से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों हार्मोन से ही रिलेटेड होगी, इनकी कमी की वजह से या कभी बढ़ गया है उसकी वजह से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। तो आज के जितने भी आपने पढ़े थे उसमें क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही हैं, जो हाईलाइट किए गए थे वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनसे पहले वाली जो वीडियोस थी उनको डिटेल में पढ़ो, उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।